हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था जाते जाते। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। डन है हो तो बात। बाबू, कंट्रोलिंग प्रोसेस की चर्चा कर रहा था मैं। प्लीज आप मेरी तरफ देखना ताकि मैं क्लियर कर सकूं। मैंने बेटा शुरू के 3 स्टेप से रिलेटेड आपको एक बात भी बता दी थी, अगर आपको याद हो तो। अब वो पहली हेडिंग लिखी हुई है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकंड हेडिंग लिखी हुई है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और बेटा थर्ड हेडिंग लिखी हुई है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। आज सेकंड लेक्चर है इस पर। टोटल 4 लेक्चर की ये गेम है बाबू। पूरा कंट्रोलिंग खत्म हो जाता है, उसका केस स्टडी बचती है। ठीक है जी। पर बाबू कंट्रोलिंग से ना मतलब 5 टॉपिक है, एक के बाद एक खतरनाक टॉपिक है। मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, क्या समझेगा बंदा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर कि यहाँ ये भी बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि पेपर में क्या चीज़ आ सकती है। चलो खैर, डिस्कस करते हैं। बाबू, कल मैंने इसके बारे में कुछ बात की थी, याद है आपको? एक्चुअली में बेटा ये कंट्रोलिंग प्रोसेस का पार्ट कभी होना ही नहीं चाहिए। बेटा स्टैंडर्ड सेट करना, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, बेटा ये प्लानिंग का काम होता है। ये स्टेप, पर्टिकुलर स्टेप क्यों डाला गया कंट्रोलिंग प्रोसेस में? ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। बाबू, अंडर कंट्रोलिंग हम क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं हम कंट्रोलिंग में, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड, ताकि कमियां निकाल पाए। बाबू, बच्चा कंफ्यूज ना आ जाए। जब मैं अगर मान लो फर्स्ट स्टेप ना लिखा हो, सीधा लिखा हो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा विद स्टैंडर्ड, बच्चा कहेगा स्टैंडर्ड कहाँ है भाई? तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इस वजह से बेटा पहला स्टेप डाल दिया गया कि स्टैंडर्ड थे, एक्चुअली में कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं है। पर पेपर में आएगा तो लिखना तो है ही सारा, स्टैंडर्ड वाली बात भी लिखनी है। ठीक है जी। ये मैंने बात कल बताने की कोशिश करी थी। फिर मैंने कहा था बाबू, आप कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग वाला पूरा मैटर चिपका सकते हो फर्स्ट हेडिंग में। पर मैं चाहता हूं 2 बातें आप स्पेसिफिकली जरूर लिखो। याद है मैंने बोला था, सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड ही वो क्राइटेरिया है बेटा जिसके अगेंस्ट आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक होने वाली है। साथ ही साथ मैंने दूसरी बात बोली थी, स्टैंडर्ड एक्ट एज अ लाइट हाउस दैट वार्न्स एंड गाइड द शिप एट सी। स्टैंडर्ड लाइट हाउस की तरह है बेटा। अब खुद समझो बेटा, आप सी में हो और अंधेरा हो चुका है। बाबू, सच में यू नीडेड द लाइट हाउस ना, ताकि आपको रास्ता दिखाई दे सके। सर वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है लाइट हाउस की तरह ही है, जो बिजनेस को डायरेक्शन देते हैं कि किस तरफ जाना है, किस तरफ जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, कितना गलत जा रहे हो, कितना ठीक जा रहे हो, ये सब आपको स्टैंडर्ड बता पाएंगे। खुद बताओ ना, 88% आ जाने पर कैसे पता लगेगा ये ठीक है कि नहीं है? कल भी यही बात बोली थी मैंने, अगर याद हो तो। क्लियर हो मैं अभी तक इस बात को लेकर? आगे बढ़ जाए। जिन्होंने बेटा कल का लेक्चर नहीं देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था लेक्चर, आप छोड़ देना, आज ही देख लेना। अब मैं बात करता हूँ बेटा मतलब प्रोसेस में स्टेप नंबर 2 की, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। प्लीज मेरी तरफ देखना, जब मैं कहूँगा पढ़ने के लिए टाइम पक्का दे दूंगा। बाबू कहता है अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना शुरू करो। और बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की ना ज़्यादातर 2 ही टेक्निक देखी गई हैं। वन इज सैंपल चेकिंग एंड सेकेंड वन इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जब भी आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना होगा ना, आपको घूम फिर के 2 टेक्निक की याद जरूर आएगी। एक का नाम है सैंपल चेकिंग, दूसरे का नाम है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोनों को। अच्छा एक बात बताओ, आज तक ना मैंने जब भी ऑब्जेक्टिव सेट करने की बात की है, हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव बताया आपको कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट ईयर की सेल 10 लाख है, करंट ईयर में हम चाहते हैं सेल को 20% बढ़ाएं, 12 लाख कर दें। हमेशा ये एग्जांपल दिया। अगर मैंने 4-5 बार मैनेजमेंट का वो टेबल बनाया पोस्ट डीसी के सारे फंक्शन, तो हर बार सेम एग्जांपल दिया। आपको क्या लगता है सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव होता होगा ऑर्गेनाइजेशन का, सिर्फ सेल बढ़ानी है? बेटा ऑब्जेक्टिव बहुत सारी फील्ड में हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव लेकर चले। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक ही साथ 20-20, 25-25 ऑब्जेक्टिव लेकर चलती है एक ही साल में।
ठीक है ना सर। ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कि मुझे वेस्टेज को कम करना है। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वेस्टेज है 8%, जितना इनपुट आता है अगर 100 आता है तो 92 बनता है, 8 वेस्ट होता है। मेरी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 92% है। इस साल हमने ऑब्जेक्टिव लिया कि मेरे को वेस्टेज को ना 8% से रिड्यूस करके 5% पे लेके आना है। हो नहीं सकता ऑब्जेक्टिव? हो नहीं सकता क्या? हो सकता कि नहीं हो सकता? जरूरी है सेल ही बढ़ाना ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट बढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता सेम सेल के साथ। सर ऑब्जेक्टिव बहुत सारी फील्ड में दिखाई दे सकते हैं। अब मेरी तरफ देखना, मैं आपको सैंपल चेकिंग और पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्लियर करता हूँ। पहले सैंपल चेकिंग की बात करते हैं। बाबू कई बार आपने कोई बिस्किट का पैकेट या कोई चिप्स का पैकेट खरीदा हो, आपने उसके पीछे लिखा देखा बैच नंबर या लॉट नंबर, ऐसा लिखा देखा है? समझते हो आप क्या होता है वो? समझते हो बैच नंबर क्या होता है? मैं समझाऊं? मैं बैच नंबर के बारे में भी डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं, उससे ना मेरा सैंपल चेकिंग वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है जी, अब आराम से सुनना। मान लो आज बेटा नए फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है और आपकी कंपनी है आईटीसी, जो कि क्या करती है बेटा, सनफीस्ट बिस्किट बनाती है। और बिस्किट क्या होते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर मशीन में जाते हैं, बेक्ड होते हैं, 10 मिनट बाद कटिंग हो जाती है पर्टिकुलर शेप में। ठीक है जी। हमारे पास बेटा कटिंग करने के लिए ना 5000 ही मशीन है। ठीक है। हर एक बिस्किट को बनने के लिए 10 मिनट चाहिए। आज 1 अप्रैल है, नया फाइनेंशियल ईयर है, पहला दिन है बाबू। 10 बजे हमारी फैक्ट्री खुली। ठीक है। हमने बेटा बिस्कुट को मेकिंग के प्रोसेस में लगा दिया, बेक हुआ, कटिंग हुई। 10:10 पे आपकी टेबल पर, आपके प्रोडक्शन फ्लोर पर 5000 बिस्किट थे। हर 10 मिनट में 5000 बिस्किट बन रहे हैं। बनाता है ना आईटीसी एक बिस्किट सनफीस्ट के नाम से, सबको पता ही है बेटा, पार्ले जी की कंपटीशन में लॉन्च किया था उन्होंने। बाबू अब मेरे को एक बात समझाने की कोशिश करना, सर अगले 10 मिनट बाद दोबारा इस प्रोडक्शन टेबल पे 5000 बिस्किट आने वाले हैं। ये ऊपर लगी हुई मशीन है जो बिस्किट काट के नीचे फेंक देती है। बाबू आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे हो, आपकी वर्किंग है, फॉरमैन के फंक्शन याद आए होंगे, फंक्शनल फॉर्मेनशिप में एक पोस्ट आती थी इंस्पेक्टर। वहां भी मैंने आपको एक बात बताई थी, इंस्पेक्टर का काम होता है टू इंस्पेक्ट द फिनिश गुड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, इस फिनिश गुड्स को इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है। ये जब पहला बैच बनकर आया ना, अब ये 5000 बिस्किट जब भी पैक होंगे, पता क्या लिखा जाएगा, बैच नंबर। अब वो नाम या कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है जी। 2024 का पहला बैच है ये, मतलब नाम तो ये अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है। अगले 10 मिनट के बाद जो बैच बन के आएगा 5000 बिस्किट, उसका बैच नंबर ये होगा, तीसरे का ये होगा, पूरे साल ऐसे ही चलेगा। समझ आया ना बैच क्या होता है? जितनी मशीनरी है एक बारी में उतनी यूनिट बन सकती हैं, ये एक पर्टिकुलर बैच हुआ। ठीक है। अब आप वो थोड़ा सा इस बात को भी समझने की कोशिश करो, क्या इंस्पेक्टर 10 मिनट के अंदर अंदर 5000 के 5000 बिस्किट चेक कर सकता है? थोड़ा ईमानदारी से बताना। ठीक है ना, वियर्ड आंसर करना हो तो कितना ही कर लो, नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, मानते हो इस बात को? उसके बाद 10 मिनट है, उसने अंदाजा लिया कि मैं 50 बिस्किट चेक करूंगा रेंडमली, कोई भी बिस्किट उठा दूंगा 5000 में से। बेटा उसने बिस्किट उठाए, एक खराब निकल गया, 2 खराब निकल गए, 3 खराब निकल गए, 4 खराब निकल गए, 5 खराब निकल गए 50 में से। ठीक है। बाबू मशीन भी जब प्रोडक्ट को काटती है, कई बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण बेटा गलत कट जाता है बिस्किट, ऐसा हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो सकता है, हर जगह पर होता है। बाबू उसने देखा इस बैच में ना वेस्टेज 10% की है, 5 खराब हो गए आउट ऑफ 50, 10% की वेस्टेज आ गई। तो बाबू वो मान लेगा इस पूरे बैच में 10% की ही वेस्टेज होती, क्योंकि 5000 नहीं चेक हो सकता। ये जो वो कर रहा है ना बेटा, इस टेक्निक का नाम है सैंपल चेकिंग। तो सैंपलिंग ही तो कर रहा है,
सैंपल ही तो चेक कर रहा है, 100% बेटा चेक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये बात जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक है जी। अगला बैच आया, उसने बेटा 50 यूनिट चेक करी, एक ही खराब निकला खाली, सिर्फ एक। उसने मान लिया भाई 2% वेस्टेज है, इस पूरे बैच में 2% होती। पूरा दिन भर वो यही करता रहा, हर बैच की वेस्टेज लिखता रहा। आज के दिन की एवरेज ली उसने, तो आज की एवरेज वेस्टेज आई 6%। मेरे शुरू के 2 बैच की भी एवरेज 6% थी, पहले की 10, दूसरे की 12, तो एवरेज कितनी हुई? 6 ही हुई। पूरे दिन की भी एवरेज 6% आई। तो बेटा उसने मेजर कर ली है परफॉर्मेंस, पूरे साल भर ही मेजर करेगा और एवरेज निकालेगा, और बाबू जो एवरेज आएगी मान लेगा कि सारी पॉपुलेशन पर वही रिजल्ट होता, सारे बिस्किट पे वही रिजल्ट होता। ये जो बेटा आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की टेक्निक इस्तेमाल करी, इट इज नोन एज सैंपल चेकिंग और सैंपलिंग। समझ आई बात? क्लियर हुई है बात? सैंपल चेकिंग क्या होती है? मैं एक और एग्जांपल दे दूं डेली लाइफ से, मतलब आपके तो डेली लाइफ से, मेरी डेली लाइफ से। ठीक है जी, मेरी डेली लाइफ का भी एग्जांपल सुन लो, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, शायद सैंपलिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। बाबू 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक बैंक जितना भी काम करता है, जितना भी काम, बाबू सीए को ना असाइनमेंट आता है इस फाइनेंशियल ईयर के ना बैंक का ऑडिट कर दो। आरबीआई असाइनमेंट देता है कॉमर्शियल बैंक की हर ब्रांच का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलता है। अब एक्सपेक्टेशन भी समझना आरबीआई की, आरबीआई तो ये चाहता है कि बाबू 365 दिन में जो 10 एम्प्लॉइज ने मिलकर काम करा, वो एक सीए मिलकर 5 दिन में सब चेक कर देगा। मुझे प्रैक्टिकल बात बताना, 5 दिन में पॉसिबल है सब चेक करना? 10 लोगों ने जो 365 दिन में काम किया, अब सीए से क्या उम्मीद कर रहे हो 5 दिन में चेक करके देगा सब कुछ 100%? नहीं कर सकता, मानते हो? सर मैं भी जाता हूँ ऑडिट पे, असाइनमेंट हमारे पास भी आ जाते हैं आरबीआई के थ्रू। तो बेटा सारे सीएस एक ही काम करते हैं इंक्लूडिंग मी, बाबू सैंपल चेकिंग। सबसे पहले हम जाके देखते हैं ब्रांच कितनी बड़ी है, कहाँ पर लोकेटेड है, किस जगह पर लोकेटेड है। अगर जैसे आपके शहर में बेटा अच्छी अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड ब्रांचेस हैं, मान लो कोर्ट रोड पे कोई लोकेटेड ब्रांच है एसबीआई की, वो तो मेन ब्रांच है भाई, या एचडीएफसी एक्सिस है भाई, बहुत काम है, मेन ब्रांचेस में बहुत काम है, मेन लोकेशन में बहुत काम है। तो बाबू वहां पर हम क्या करते हैं, वहां अपने दिमाग में ले लेते हैं कि यार इस ब्रांच में ना हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, कुछ भी समझ लो 5 लाख। आपने समझा यार हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, इतनी बड़ी ब्रांच में 5 लाख रुपए ही होंगे। तो आपने सोचा 5 लाख से ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है एक सिंगल बारी में, चाहे 5,000 से ज़्यादा डिपॉजिट हुए एक बारी में, चाहे 5 लाख से ज़्यादा का लोन दिया है बैंक मैनेजर ने एक बारी में, ऐसी ट्रांजैक्शन को ना मैं 30-40% चेक कर लूँगा, क्योंकि 5 लाख एक बड़ी रकम है। 1 से 5 लाख के बीच की ट्रांजैक्शन ये मैं 10% ही चेक करूँगा, ये मिड वैल्यू ट्रांजैक्शन है। और 1 लाख से बिलो की ट्रांजैक्शन ही मैं 1% चेक करूँगा और 100 में से 1 ही चेक करूँगा, क्योंकि बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन लाखों में होती हैं, 1% भी चेक करना बहुत बड़ी बात होती है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं अपने लिए? सैंपलिंग ले रहा हूं। क्लियर हो रहा है सैंपलिंग मेथड आपको कि सैंपलिंग क्या चीज होती है? क्लियर है? तो बाबू कभी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी हो तो बेटा एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है सैंपल चेकिंग। मुझे लगता है मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया आपको। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, सैंपलिंग वाली बात स्टैट्स में भी आती थी, चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अगर आपको कुछ याद हो। बाबू एक और टेक्निक भी है नॉन एज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं, बस मैं एक एग्जांपल दूंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाबू आज ना एक सुपरवाइजर जितने भी उसके अंडर एम्प्लॉय काम करते हैं उनका ना प्रोडक्शन गिनकर जाना चाहता है कि उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया। ठीक है जी, हम प्रोडक्शन लगभग रोज गिन रहे होते हैं अपना कि कितना प्रोडक्शन किया, पर बाबू इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू काउंट ईच एंड एवरी आइटम, 1 2 3, एक दिन में लाखों यूनिट बनती हैं, ऐसे गिन के जाएगा सुपरवाइजर? ऐसे नहीं होता बाबू। आपको कहा क्या जाता है जैसे जैसे यूनिट बनती रहे गोडाउन में रखते रहो। अब मान लो बेटा ये गोडाउन का दरवाजा है, सुपरवाइजर आया, सुपरवाइजर ने दरवाजा खोला, देखा कि एक पर्टिकुलर रॉ में कितने यूनिट्स हैं, उसने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा एक रो में 10 है, अच्छा ऐसी कितनी रो है 1 2 3 4, अच्छा 20 रो है।
200 यूनिट, ताला लगा दिया, खत्म। बस इतना ही आसान है। वो इस टेक्निक को बोला जाता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और आपको भी पता है कि बिल्कुल ठीक टेक्निक है ये। एक एक यूनिट काउंट तो नहीं हो सकती, समझ में आ रही है बात। सैंपल चेकिंग क्या और पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या, काउंट हो गई, एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई पूरे साल भर की। अब आगे बढ़ाते हैं बात को। वो थर्ड हेडिंग कहती है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। अब अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर कर लो। बेटा ये वही प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने प्लानिंग स्टेज पे सेटअप करे थे। आज 31 मार्च 24 है, मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 2023 1 अप्रैल 2023 को कि पूरे साल भर में मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी अचीव। आज बेटा देखने का टाइम आ गया कि क्या वो टारगेट, क्या वो ऑब्जेक्टिव, क्या वो मेरे स्टैंडर्ड अचीव हुए भी या नहीं। ठीक है बेटा, कंपैरिजन का सिर्फ एक ही पर्पस है, सिर्फ एक पर्पस, जस्ट टू रिवील द डेविएशन। बाबू कंपैरिजन का सिर्फ एक ही पर्पस है, डेविएशन को रिवील कर देना, डेविएशन निकाल कर रख देना। बाबू आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से तो शायद डेविएशन वर्ड, मतलब मेरे हिसाब से तो डेविएशन वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है। डेविएशन का मतलब मेरे हिसाब से तो कमी है, पर एनसीईआरटी के हिसाब से डेविएशन कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से डेविएशन एक न्यूट्रल वर्ड है। ये बात मुझे कैसे पता लगी, जब मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा पहली बार, तो एनसीईआरटी में लिखा था डेविएशन 3 तरीके के होते हैं। ये बात मेरे नोट्स में लिखी हुई, बहुत काम की है, इसलिए आप सामने देख लेना। एनसीईआरटी ने बताया कि डेविएशन 3 तरीके के होते हैं। हमने कहा जी कौन कौन से, तो अब वो जवाब था कि एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है जीरो डेविएशन, और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। वो पॉजिटिव डेविएशन कब, जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज्यादा हो। स्टैंडर्ड था 12 लाख यूनिट बनाने का, एक्चुअल परफॉर्मेंस है 12.5 लाख यूनिट बनी। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांस पर हो तो सकता ही है कि आपने टारगेट कम लिया और बाबू ज्यादा यूनिट्स बन गई। आपने टारगेट लिया 90% का, पर आ गई 92, हो तो कुछ भी सकता है। बाबू जीरो डेविएशन, समझदार को इशारा काफी, मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड्स। 12 लाख का टारगेट था, पूरी 12 लाख बन गई, खत्म कहानी। और बेटा नेगेटिव डेविएशन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन स्टैंडर्ड। ये बाबू ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फ्रीक्वेंट चीज है। बाबू एक्चुअल परफॉर्मेंस 11.5 लाख यूनिट, टारगेट था 12 लाख यूनिट का। ठीक है, नहीं तो देखते रहो मैंने क्या बात बोली अभी तक। कंपेयर क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन का एक पर्पस है तो रिवील द डेविएशन। डेविएशन 3 तरीके के हैं, पॉजिटिव डेविएशन, जीरो डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तीनों के बारे में डिस्कशन कर दिया। एक और बात, ठीक है, ये नोट्स में मिल जाएगी तीसरी बात भी, पहली भी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, दूसरी बात नहीं मिलेगी। और ये तीनों बातें लिखोगे तो इस हेडिंग में पूरे नंबर डिजर्व करते हो, वरना नहीं। बेटा कंपैरिजन करना बहुत आसान होगा इफ स्टैंडर्ड्स आर सेट अप इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स। वो कहता है कंपैरिजन आसान होगा अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव रखोगे तो। मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूं आपको, कल पढ़ाऊंगा, आज ही बता देता हूं, कल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आज ही दे रहा हूं एक्सप्लेनेशन। वो कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी में सेट ही नहीं हो सकता, और जहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी में सेट नहीं होता ना, वहां कंट्रोलिंग फेल हो जाती है। बताऊं फील्ड का नाम? मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन 20-20, 25-25 ऑब्जेक्टिव भी लेती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑब्जेक्टिव है सेल्स बढ़ाना, एक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बढ़ाना, एक ऑब्जेक्टिव है वेस्टेज को कम करना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ना। एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है एम्प्लॉय मोरल बूस्टअप करना। आपने अपने लिए बेटा एक ऑब्जेक्टिव लिया कि एम्प्लॉय का ना मुझे मोरल बूस्टअप करना है, ठीक है बाबू, कितना क्वांटिटी में बताओ? 2 किलो, 500 लीटर, कितना? आपको दिखाई दे रहा है? कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां क्वांटिटी में ऑब्जेक्टिव सेट नहीं हो सकता, और ऐसी जगह पर कंट्रोलिंग फेल हो जाती है, बिल्कुल फेल। स्टैंडर्ड सेट हुए नहीं क्वांटिटी में, एक्चुअल परफॉर्मेंस आगे, पूरा साल बीत गया। कैसे इंश्योर करोगे एम्प्लॉय का मोरल बूस्टर हुआ कि नहीं हुआ? एक्चुअल परफॉर्मेंस का नहीं पता। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस का नहीं पता, कंपैरिजन का नहीं पता। दिखाई दे रहा है? पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस फेल है, काम ही नहीं करता कंट्रोलिंग ऐसी जगहों पर।
ये कंट्रोलिंग की लिमिटेशन है, कल आएगी मैं कहूंगा, मैंने कल बताया था। कंट्रोलिंग ऐसी जगहों पर फेल हो जाता है, ऐसे एरियाज पर फेल हो जाता है जहां स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव हो। तो बाबू इसने एक बात बोली कि कंपैरिजन बहुत आसान बनेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ इफ स्टैंडर्ड्स आर सेटअप इन अ क्वांटिटेटिव टर्म। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होंगे तो कंपैरिजन करना बहुत आसान होगा। तो सही तो बोल रहा है, तभी तो आसान हुआ कंपैरिजन। अगर क्वालिटेटिव ले लोगे तो कंपैरिजन करोगे कैसे भाई? क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का से सारी बात क्लियर हो गई है? प्रशांत ठीक है? आगे बढ़ चलें। एक बार अब एक काम करो, ये तीनों हेडिंग पढ़ दो फटाफट से। चलो चलो बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। फोर्थ हेडिंग लिखी हुई है एनालाइजिंग डेविएशन। आज इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और मैं बता देता हूँ फोर्थ हेडिंग अलग से पेपर में भी आती है, क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस अगर आप देखोगे तो बहुत लेंथी बैठ जाता है। अगर बाबू पूरा प्रोसेस पेपर में नहीं लिखने को आया तो फोर्थ हेडिंग जरूर आएगी पेपर में, कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर आएगा। आप मेरी तरफ देखना प्लीज, ताकि मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। बेटा फोर्थ हेडिंग का नाम लिखा है एनालाइजिंग डेविएशन। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। बाबू क्या मतलब एनालाइजिंग डेविएशन का? अब बाबू कमी आ गई, ज्यादातर केस में जो डेविएशन आएगा वो नेगेटिव डेविएशन ही आएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ऑब्जेक्टिव भी बहुत बड़े रखती है भाई। ठीक है ना, बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव होंगे तो शायद वो लगभग यही देखा गया अचीव नहीं होते। और बाबू हमने 25 फील्ड में ऑब्जेक्टिव लिए थे, 25 फील्ड में कमियां आ गई, अब हम उनको एनालाइज करना शुरू करेंगे। बेटा ऐसा बोला जाता है कि देखो कुछ ना कुछ कमी हर जगह पर आ सकती है, 100% तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती ना। हम जितनी मर्जी लेबर कर दें यार, 100% नंबर लाना किसी भी एक सब्जेक्ट में कितना मुश्किल होता है, मानते हो ना? 8 क्लास फाइनल एग्जाम में ना मेरे 100/100 नंबर आए मैथ्स में। मैंने कहा हर साल लाऊंगा, हर बार लाऊंगा, था भी तगड़ा, मैथ्स भी फेवरेट थी। 9th आ लिया 93, दिल टूट गया यार ये क्या हो गया। 9th फाइनल में 96, यार फिर नहीं आए 100। ठीक है ना, 10th भी नहीं आए, पूरे साल 100 नहीं आए, पूरे साल 98 99 98 99। 11th हाफ ईयरली में जाके 100 आए 8 के बाद। भाई ये मानते हो ना, दुनिया में ना कमी बहुत सारी जगह पे दिख जाएगी, हमेशा 100% पाना पॉसिबल नहीं है। आपने टारगेट लिया 12 लाख यूनिट से, 12 लाख जरूरी नहीं है बनेगी, और शायद ऐसा हो सकता है 10 साल तक जो स्टैंडर्ड अचीव ना हो, फिर कभी जाकर 1 साल में स्टैंडर्ड अचीव हो। तो कहता है कुछ ना कुछ डेविएशन हर फील्ड में पॉसिबल है, बट जो सिग्निफिकेंट फील्ड में डेविएशन है दे नीड टू बी करेक्टेड मोर अर्जेंटली देन द डेविएशन इन द इनसिग्निफिकेंट फील्ड। जो इंपॉर्टेंट फील्ड, जो सिग्निफिकेंट फील्ड में डेविएशन है, उनको ज्यादा जल्दी करेक्ट करना। इनसिग्निफिकेंट फील्ड को अगर छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा वो इंट्रोडक्शन में कहता है। बाकी मैं इन डिटेल बताऊंगा सिग्निफिकेंट फील्ड क्या और इनसिग्निफिकेंट क्या। बाबू 2 टेक्निक है डेविएशन को एनालाइज करने की। पहली टेक्निक का नाम है CPC, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। दूसरी टेक्निक का नाम है MBE, मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बाबू दोनों टेक्निक आराम से समझ लो, पेपर में डिफरेंस पूछा जाता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पूरे बैच में ये अच्छे से पढ़ाने के बाद जब मैं खत्म करता था तो शुरू में बच्चे क्वेश्चन पूछते थे भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बाबू ऐसा ना हो जाए आज भी, तो आराम से सुन लेना कि सारा मैंने तो राम कहानी बता दी और आप पूछ रहे राम कौन है थोड़ी देर बाद। ठीक है जी, तो आराम से सुनना जरा इसको। बाबू क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है? बाबू इन दोनों पे ना एक लाइन पेपर में जरूर लिख कर आनी है। ठीक है जी बाबू, इसका मेन लाइन क्या है? सिंस इट इज नीदर इजी नॉर इकोनॉमिकल टू चेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो कंट्रोल शुड फोकस ओनली ऑन द KRAs। इधर देखना, कहता ना तो आसान पड़ेगा, इट इज नीदर इजी नॉर इकोनॉमिकल, ना ही सस्ता पड़ेगा, टू चेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब 25 फील्ड का ऑब्जेक्टिव था, 25 के 25 फील्ड में कमियां आ गई। सर आसान नहीं है,
ना ही सस्ता पड़ेगा अगर आप 25 के 25 फील्ड में ही बेटा एक्शन लोगे तो। कहता है द कंट्रोल शुड फोकस ओनली ऑन द KRS। कहता है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश करो KRS को। तो नॉन KRA का क्या करो बाबू, ये कहता है इग्नोर कर दो। पर मैं पता क्या कह रहा हूं, इधर देखना सर, मेरी बात आराम से सुन लेना। एनसीईआरटी और नोट्स बहुत जगह पे गलत होंगे और मैं कभी ठीक नहीं करता, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। अब मेरी सुनोगे वो काम आएगा बोर्ड में। बाबू एनसीईआरटी भी ये कहती है सिर्फ कंट्रोल करो, सिर्फ फोकस करो KRA पे। KRA क्या, की रिजल्ट एरियाज, सिग्निफिकेंट फील्ड। ये ऐसे एरियाज हैं बेटा, अगर इनके साथ कुछ भी गड़बड़ हुई ना, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफर, पूरी ऑर्गेनाइजेशन रो देगी। और नॉन KRA क्या, ये इनसिग्निफिकेंट फील्ड है, नॉन की रिजल्ट एरिया, ये की रिजल्ट नहीं देते ऑर्गेनाइजेशन को। कहता है इनको इग्नोर भी कर दो, इनमें अगर कोई डेविएशन आया भी है ना तो इग्नोर कर दो। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में क्या करती है। एनसीईआरटी बोलेगी इग्नोर कर दो, नोट्स बोलेंगे इग्नोर कर देना। पर मेरी बात सुनना बेटा, जब मैं कहूंगा KRA को कंट्रोल करो तो आपका दिमाग जाएगा कि टॉप लेवल विल कंट्रोल KRA। तो जब मैं कहूंगा ना नॉन KRA को इग्नोर कर दो, बाबू कान में बात जानी चाहिए, मिडिल लेवल और लोअर लेवल इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल से क्यों कंट्रोल करा रहे हैं मैं अभी समझाता हूं विद एग्जांपल। बाबू मान लो आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नहीं तो देखना प्लीज, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो बाबू, कुछ भी कपड़ा खरीदकर सूट शर्ट पैंट बनाकर बेचते हो, ठीक है, या रबड़ खरीदकर टायर बनाकर बेचते हो, ठीक है। बाबू किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में सबसे मेजर खर्चे क्या होते हैं, यानी कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे को KRA और नॉन KRA में डिवाइड करना चाहूँ, सिग्निफिकेंट खर्चे एक तरफ और इनसिग्निफिकेंट एक तरफ, तो मुझे वो लिखवा दो। बाबू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के मैं इंपॉर्टेंट खर्चे लिख रहा हूँ, मतलब KRAs लिख रहा हूँ। बाबू सबसे पहला इंपॉर्टेंट खर्चा इस रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। सेकंड वन, बोलो बोलो, सब बोल सकते हो यार, 3-4 तो हैं। क्या बोल रहे थे आयशी? ट्रांसपोर्टेशन इनसिग्निफिकेंट है, बड़ा मेजर खर्चा जो अरबों करोड़ों में चले जाते हैं अगर आप एक ठीक लेवल पे हो तो। बाबू मशीनरी की बात करो, रिपेयरिंग की तो खैर नहीं, मशीनरी की कॉस्ट बहुत मोटा खर्चा है, रॉ मटेरियल। और अभी बोल नहीं पा रहे आप, क्या बात हो गई? वेजेस, लेबर ही भाई कहीं हजारों कहीं लाखों रहेगी, मशीन चलाने के लिए वेजेस तो होगी ना, लेबर तो होगी ना, उनको सैलरी वेजेस तो दोगे ना सर। इलेक्ट्रिसिटी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं है तो पेट्रोल डीजल। ये मेरे को लगता है बेटा मेन खर्चे हैं ये KRA हैं, बाकी सारे खर्चे नॉन KRA हैं। लगभग आप मेरी बात से सहमत होंगे। एक आध खर्चा और अगर मैं कोई बोल रहा हूँ और लिखवा देना, लगभग बात तो सहमत हो आप मेरी बात से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक बात बताना, मेरी तरफ देखना बाबू, एक एग्जाम्पल है NCERT का, मैंने भी यही लिखा है CPC को समझाने के लिए। एन इंक्रीज इन 7% in labor cost is more troublesome than an 18% increase in the stationery expenditure। अगर किसी साल लेबर कॉस्ट 7% से बढ़ जाए और स्टेशनरी एक्सपेंडिचर 18% से बढ़ जाए, आप किसको कंट्रोल करोगे? नॉर्मल ह्यूमन। आप तो नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। एक लेमैन से पूछो ना, एक 7% बढ़ गया, दूसरा 18%, होगा जी 18% बचा दो। भाई क्या बात कर रहे हो? हम KRA को कंट्रोल करेंगे। KRA लेबर कॉस्ट वो 7% बढ़ी, चाहे स्टेशनरी एक्सपेंडिचर 18% बढ़ा है। अरे स्टेशनरी पिछले साल में कितनी आ गई होगी? 1 लाख की, 10 लाख की, 10 लाख की चलो मान ली, आती नहीं थी स्टेशनरी, मान ली 18% से बढ़ गई, कितनी बढ़ी? 1,80,000। पता कितने खर्चे हुए थे पिछले साल लेबर के? 1,000 करोड़। 7% से बढ़ गया 70 करोड़ बढ़ गया। 1,80,000 बचाओगे, 70 करोड़ बचाओगे, बस मुझे बताओ। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है KRA क्या होता है? इफ एनीथिंग गोस रॉन्ग एट दिस पॉइंट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफर। अगर इनके साथ कुछ भी गड़बड़ हुई ना, ये देख लेना ऑर्गेनाइजेशन रोएगी। तो कहता है टॉप लेवल से ना कंट्रोल कराने की कोशिश करो सिर्फ KRA। और सर आप खुद भी समझो, टॉप लेवल से कभी ये कंट्रोल नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते?
भाई स्टेशनरी में 1,80,000 रुपये का इंक्रीज हुआ। अगर आपने मुकेश अंबानी जी को बिठा दिया, जी आओ जी आप टॉप लेवल के ऑफिशियल हमारे, 1,80,000 रुपये की स्टेशनरी बढ़ गया, थोड़ा सा कंट्रोल करने की प्रैक्टिसेस बताओ, कैसे इस खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ बताओ, क्यों बढ़ गया ये, सब कुछ जांचो। भाई साहब वो एक सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन में बैठने के 4,000 रुपये रहते हैं। उनकी जितनी सैलरी है ना रिलायंस की, अगर वो कैलकुलेट करें तो एक सिंगल सेकंड का मुकेश अंबानी जी को 4,000 रुपये मिलता है। गलती से उन्होंने 1 मिनट दे दिया तो 2,40,000 ऑर्गेनाइजेशन के लग जाएंगे। आप उनसे क्या कहोगे, कंट्रोल करो, 1,80,000 रुपये। ऑब्वियसली भाई कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने एक दिन लगा दिया सोचने में तो बाबू उनको तो आपने कई करोड़ सैलरी दे दी, कई करोड़ सैलरी देकर 1,80,000 रुपये बचा लिए, सही करा आपने। समझ में आया क्यों मैं मना कर रहा था टॉप लेवल से कंट्रोल नहीं कराने नॉन के आरएस। अरे स्टेशनरी 100% भी बढ़ गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले साल 10 लाख की आ गई, इस साल 20 लाख की भी आ गई, 100% का इंक्रीज है तो भी टेंशन मत लो, टॉप लेवल से कंट्रोल मत कराना इसको। 1,000% भी बढ़ दे तो भी टेंशन नहीं लेनी। 18 छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 1,800% भी बढ़ दे तो भी टेंशन नहीं लेनी। उस 7% की टेंशन लो, वो बहुत बड़ा गम देगा वरना आपको। हर साल 70 करोड़ की अगर वेजेस बढ़ने लगे तो। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू जब भी मैं बोलूंगा इनको कंट्रोल नहीं करना तो कंट्रोल कौन करेगा, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अच्छा क्यों कंट्रोल कराना चाहते हो आप मिडिल लेवल और लोअर लेवल से? देखो ये बात ना कभी मैंने डेलीगेशन में भी बोली थी, मैं आज भी बोल रहा हूँ, आपको याद आ जाएगी जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है डेलीगेशन। सर आज अगर हम उनसे रूटीन प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, रूटीन डिसीजन मेकिंग कराएंगे, तभी तो बेटा उनका दिमाग इतना डेवलप होगा कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। बाबू आज आप इनसे छोटी मोटी बातें तो करवाओ सॉल्व, इनसिग्निफिकेंट इश्यूज तो सॉल्व कराओ, तभी तो बेटा सिग्निफिकेंट इश्यूज के लिए लायबल होंगे कभी। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा क्या बताओ, आपको नहीं लगता आज ये इस प्रॉब्लम को झेलेंगे, अगर ये साल भर झेल गए तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक हो जाएंगे, मैं इनका प्रमोशन भी कर सकता हूं। क्या मेरी बताई हुई सारी बातें याद आ रही हैं आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? टेक्निक क्लियर हुई? टेक्निक क्या कहती है, सिंस इट इज नीदर इजी nor economical to check each and every activity in the organization, so control should focus only on the KRAs। कंट्रोल का फोकस सिर्फ KRA होना चाहिए। If anything goes wrong at this point, the entire organization will suffer। Example, 7% increase in the labor cost is more troublesome than an 18% increase in the stationery expenditure। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से पढ़कर बताना, 1 मिनट लो पढ़कर बताना। सीपीसी, अब वो सीपीसी समझ में आ गया? मैं एमबी ना अभी शुरू नहीं कर रहा, मुझे पता है 10 मिनट लग जाएंगे तो फिर वो बैच एक्सटेंड होता जाएगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।